कैसी है इसका मूल्यांकन करना। और देखिए दो चीज़ें होती हैं, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि एक तो होती है जनगणना और दूसरी होती है कास्ट सेंसस, मतलब SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसमें अंतर भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी इसमें अंतर होता है। और एक सामान्य चित्र या हम देखें कि जनगणना जो होती है एक नॉर्मल जो सीनैरियो है वो दिखाती है, लेकिन भारत के अंदर सीनैरियो क्या है, मतलब जातियों का सीनैरियो क्या है, जातियों की स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस सब का पूरा डेटा जो है वो इसके माध्यम से पता चलने वाला है। और इसके माध्यम से ये देखिए इसलिए भी जरूरी है कि इसके माध्यम से सरकारों को ये पता चलता है कि किन जातियों के किन लोगों की स्थिति आर्थिक और सामाजिक क्या है, और उस अनुरूप योजना को बनाना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए ये डेटा है। इसी के फिर आधार पर जो योजनाएं हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, या जो आरक्षण नीति है, वो निश्चित तौर पर फिर नए तरीके से नए सिरे से तय होगी जब जातिगत जनगणना सबके सामने होगी। तो पुनीत आप रहिए मेरे साथ, रमाकांत भी इस वक्त सीधे हमारे साथ भोपाल से कनेक्ट हो गए हैं, वहां पर क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं सरकार के इस फैसले को लेकर। रमाकांत बताइए। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है उसकी कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही थी, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये फैसला लेके कांग्रेस की मांग को जो है वो छीन लिया है उससे कि अब जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होता है उसको लेकर देश में प्रदेश में जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं वहाँ रहने वाली जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है उसका विश्लेषण किया जाएगा। किस जाति को किस तरह की सरकारी मदद की ज़रूरत है और किन लोगों को आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, ये सारा जो पोर्टफोलियो जो भी पहले से बना था, अब शायद इसमें कुछ चेंजेज आ सकते हैं बड़े, क्योंकि जो नए आंकड़े सामने आएंगे, लगभग लंबे समय से जाति गणना की मांग उठती रही है, लेकिन अब जब नए आंकड़े सामने आएंगे तो बहुत सारे सामाजिक समीकरण भी बनेंगे, बिगड़ेंगे। और जो राजनीतिक की जो मांग चल रही थी कि जाति जनगणना कराई जाए, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों ने कुछ दिनों पहले जाति जनगणना कराने का फैसला भी लिया था, कुछ आंकड़े भी उनके सामने आए थे, लेकिन वो सब विवादास्पद रहे। अब जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो जातियों की है वो जानने का फैसला लिया है, तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में किस पैटर्न पर सरकार काम करेगी, किस तरह से इन आंकड़ों को जुटाएगी और क्या फैसले लेगी, ये आने वाले समय में आप रमाकांत मेरे साथ रहिए। अभिषेक शुक्ल मेरे साथ कनेक्ट हो गए, न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ से। अभिषेक जी आप ये समझाइए, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का कहना है आप सर्वे की मांग कर रहे थे, हम बता रहे हैं कि हम कराएंगे जातिगत जनगणना पूरे एक ट्रांसपेरेंट पैटर्न के जरिए। बिल्कुल, देखिए जातीय जनगणना की अगर बात करें तो ये लगातार एक सामाजिक के साथ साथ सियासी मुद्दा छत्तीसगढ़ में अगर बना रहा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, लगातार इस प्रकार की सियासी चर्चाएं कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती रही है। कांग्रेस की तरफ से ये मांग आती रही है कि सर्वे कराया जाए एक जातीय जनगणना को लेकर। लगातार पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। हालांकि भाजपा ने भी अब जो जातीय जनगणना का यहाँ पर कैबिनेट में फैसला हुआ है उसके बाद भाजपा का भी कहना है कि सर्वे की बात यहाँ पर की जा रही थी और जातीय जनगणना अब भाजपा कराएगी, भाजपा इससे भागती नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल लगातार ये मुद्दा गर्म रहा जातीय जनगणना को लेकर, और बार बार दोनों ही दल आमने सामने होते रहे। हालांकि जातीय जनगणना की जहाँ तक बात करें, जातीय जनगणना से सियासी तौर पर सियासी दलों को सीधा फ़ायदा भी यहाँ पर होगा, उस हिसाब से उनकी सियासत वहाँ पर चल सकती है। लेकिन ये जो फैसला आज यहाँ पर कैबिनेट का हुआ है ये अपने आप में बड़ा फैसला है, क्योंकि इसके बाद जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना के आधार पर किस राज्य में कितनी जनजातियाँ हैं, कितनी जातियाँ हैं, कितनी कौन सी पर्टिकुलर जातियों की संख्या बड़ी है, इससे एक बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। हालांकि सरकारों को भी इससे फ़ायदा होगा, हम यहाँ पर देखें, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं किस जातियों की संख्या ज़्यादा है, कौन सी अल्पसंख्यक होती जा रही हैं जातियाँ, उस हिसाब से योजनाएं बनाने में यहाँ पर बहुत अहम फ़ायदा यहाँ पर होता है सरकारों को। और जनरली जाति जनगणना इसी आधार पर कराई जाती है, लेकिन सियासी नफ़ा नुकसान ज़रूर इसमें ध्यान रखा जाता है। और जाति जनगणना कराने की घोषणा, हालांकि ये बात साफ कही गई है कैबिनेट में जैसा है कि जाति जनगणना
अलग से नहीं होगी। जनगणना, मूल जनगणना में ही जाति का एक कॉलम होगा जो भरना होगा, लेकिन सियासत इससे जरूर तेज होगी और क्रेडिट लेने की और जो दौड़ है समय की एक डिमांड भी लगती है, जरूरत भी लगती है कि इतने समय के बाद तो एक पूरा खांचा बदल गया होगा, तो उस परिरूप के हिसाब से अब जरूरी हो जाता है जाति जनगणना कराना। इस बात का जिक्र बार बार सरकार की तरफ से किया जाता रहा है। पुनीत जी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी पुनीत। चीज देखिए, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक प्रभाव जो कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है, इसके बारे में मैं उनसे समझना भी चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पर धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों चल रहा है। और इस धर्म परिवर्तन के मुद्दे की अगर बात की जाए तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको लाभ जातियों का, जिस जाति के हैं वो, उसका आदिवासी वर्ग का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। इसका असर इस पर कैसे पढ़ने वाला है, इस जातिगत जनगणना का, ये थोड़ा मैं समझना चाह रहा था। पुनीत, ये बिल्कुल एक अलग मामला यहाँ पर है, क्योंकि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, खास तौर पे जो धर्मांतरण में शामिल होती हैं, उसको लेकर एक अलग आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और ये बात कही जा रही है कि इसके लिए एक अलग से कानून बनाया जाए कि जो जातियाँ जनजातियाँ जो आरक्षण का लाभ जिनको मिलता है, अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेती हैं तो उनको इन आरक्षण का लाभ ना मिले। तो ये जाति जनगणना से इस पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। वो अलग एक डिमांड है कि धर्मांतरण जो जातियां कर लेते, जो आरक्षण के दायरे में आती हैं, वो उनको उससे दायरे से बाहर किया जाए। ये लेकिन एक क्लैरिटी यहाँ पर जरूर आएगी इस जाति जनगणना से कि कौन से जातियां कितनी संख्या में है, क्योंकि इसको लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी बनती है कि छत्तीसगढ़ में एक बात कही जाती है ओबीसी में साहू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यादव हैं या कुर्मी हैं। इसको लेकर कई बार ये चर्चा का विषय बन जाता है कि दोनों जातियों में से कौन से ज़्यादा है। तो दोनों ही दल जो है, या कहा जाए जो भी सियासी दल है, उनको इसका फ़ायदा नुकसान होगा और एक क्लैरिटी से भी आएगी। और ये शायद ये मुझे लगता है कि आम लोग भी चाह रहे होंगे, पर्टिकुलर जाति के लोग भी चाह रहे होंगे कि उनकी कितनी संख्या है इस बारे में जानकारी मिले। तो एक क्लैरिटी तो मिलती है, योजनाएं भी सरकार को बनाने में फ़ायदा मिलता है और राजनीतिक दलों के अपने नफ़ा नुकसान तो होते ही हैं इन जातियों की संख्या को लेकर, क्योंकि उस हिसाब से तमाम रणनीतियां तैयार की जाती हैं। और छत्तीसगढ़ में तो ख़ास तौर पर कहा जाए कि इसका असर सियासी तौर पर देखने को मिला है। चुनावी मुद्दे बनते रहे हैं ये जातियों के मुद्दे, ओबीसी वर्ग को लेकर, चाहे साहू समाज की बात कर ली जाए, कुर्मी समाज की बात कर ली जाए, ये एक चुनावी मुद्दे बनते रहे हैं हर चीज़ में। चाहे कोई भी अगर कुछ दुर्घटना घटना हो जाती है उसमें भी ये मुद्दा लगातार उठता रहा है। तो सियासी मुद्दा छत्तीसगढ़ में तो लगातार ये बना हुआ है। उम्मीद है इसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। पुनीत, देखिए ये तो तय है कि जब आखिरी बार जातिगत जनगणना कराई गई थी उस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी और आज इतने सालों के बाद परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। और लगातार इस बात का जिक्र होता रहा है कि आखिर दोबारा से जाति जनगणना कराई जाए, क्यों अभी तक उसी परिप्रेक्ष्य में लाभ मिल रहा है योजनाओं का, उसी परिप्रेक्ष्य में आरक्षण नीतियों का लाभ मिल रहा है। तो इतना तो तय है कि अगर सही तरीके से जातिगत जनगणना कराई जाए तो स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी और एक्चुअली में जिनको जरूरत है उनको इसका लाभ मिलेगा। फिर बिल्कुल, देखिए जिनको ज़रूरत है उनको इसका लाभ मिलेगा और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। लगातार इसीलिए तो मांग उठाई जा रही थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि किस जाति की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, इसके डेटा जो है वो सामने आ सके। आपको दिलचस्प बात बताएं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओबीसी को लेकर, मैं रोक रही हूँ, मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ। नितिन भंसाली जी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ से सीधे। नितिन जी, किस तरीके से देखते हैं सरकार के डिसीजन को, और छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा जातिगत जनगणना का? जातिगत जनगणना ये कांग्रेस पार्टी की लगातार एक मांग थी और हमने ये कहा भी था, हमने मैनिफेस्टो में भी